नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की सारी लीडिंग जो वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले, साथ ही जो इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर लेंगे। चलिए आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आपको पता है कि कोविड-19 की जो पैंडेमिक का जो दौर था, उस दौरान जैसे माइग्रेंट वर्कर हैं या लोगों को जो है वहां पर क्या हुआ, खाद्यान्न की क्या हुई, अवेलेबिलिटी मतलब जो है उपलब्धता की कमी हुई। ठीक है, तो एक तरीके से वो फूड सिक्योरिटी को मतलब फूड की जो अवेलेबिलिटी है उसको एंश्योर करने के लिए इस तरीके की योजना को क्रियान्वित किया गया था। तो देखेंगे सेकंड पेपर का पार्ट है आपका, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको देखेंगे। इसका एक्सटेंशन किया गया है, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए और कर दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा आपका यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, साइंस एंड टेक का पार्ट है, बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है आपका, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अभी क्या है कि इसरो का जो एक मिशन है आपका वो फेल हो गया है, तो लगातार जो इतनी सारी सफलताएं थी उसके बाद ये एक फेल्योर सामने आया है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हम देखेंगे इसके बहाने हम क्या करते हैं, इस तरीके से अगर हमको कभी भी संदर्भ मिलता है तो हम रिवाइज करते हैं। तो साइंस एंड टेक का पार्ट है, जीएस पेपर 3 में रख सकते हैं। आईएनएस जो आपका वलसुरा है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो प्रेसिडेंट स्कॉलर से इसको क्या किया गया है, प्रेसिडेंट जो कलर है उससे सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग, ये पेपर 3 का पार्ट है आपका, जीएस पेपर 3 में रख सकते हैं। उसके बाद गहिर माता जो आपका बीच है उसके बारे में बात की जा रही है। तो गंजम कोस्ट उड़ीसा में आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो वहां पर जो ओलिव रिडले टर्टल है वो आपके नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए मतलब जो है वो रेगुलर आते हैं, और इस क्रिया को भी आरी बाडू वगैरह बोला जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एनवायरमेंट का पार्ट है, जीएस पेपर 3 का पार्ट है। इसके बाद इंडिया का एक्सपोर्ट के बारे में डेटा आया है कि हमने जो है एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा बढ़त हासिल की है। 2009-10 के बाद आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट में देखी गई है इस साल। तो देखेंगे हम लोग कि क्या आयाम ऐसे अपनाए गए और क्या इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो एड्रेस हुआ कि नहीं हुआ। तो पेपर 3 का पार्ट है, इसको भी देखेंगे हम लोग। अब पहला टॉपिक जो है डिटेल में देखने जा रहे हैं हम लोग। तो जो पहला टॉपिक है इसमें हमको क्या देखना है कि भैया इसका एक्सटेंशन किया गया है, नॉर्मल सी चीज है, अनदर 6 मंथ्स के लिए टिल सितंबर 2022। अब हम ये देख लेते हैं कि ये योजना है क्या। तो सबसे पहला जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है, ठीक है ना। अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, लाया गया। कब, जब कोविड-19 का टाइम चल रहा था। इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या होगी बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और ये पार्ट है आपका आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें सप्लाई किया जाएगा फ्री फूड ग्रेन्स को, किनको, जो आपके गरीब लोग हैं, है ना, जो आपके वंचित वर्ग के लोग हैं और जो आपके प्रवासी हैं, माइग्रेंट। इसीलिए इसको लिंक किया गया वन नेशन वन राशन कार्ड। अब राशन कार्ड जो है वो कोई व्यक्ति अगर रिमोट एरिया में रहता वहां का है, मान लीजिए वो आपका वहां से माइग्रेट करके ऐसी जगह गया जहां पर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जहां पर उसको रोजगार मिल रहा है, तो भैया वहां पर भी तो उसको खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। तो इसलिए इसको जो है वहां से भी लिंक किया गया। ये फेज 5 जो था स्कीम का
वो समाप्त हो गया है मार्च 2022 में, इसलिए इसके छठवें चरण को अभी आगे की ओर कंटिन्यूएशन में रखा जा रहा है। अब यहाँ पर स्पेंडिंग बता रहा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीडिंग मान लीजिएगा। टोटल एक्सपेंडिचर जो है इस स्कीम के अंतर्गत नियर बाय, आप अप्रोक्सीमेटली डेटा याद किया करिए, तो 3.4 लाख करोड़, इजी है 3 और 4 दोनों बीच में पॉइंट, तो लगभग 3.4 लाख करोड़ जो है इसमें जो है आपका एक्सपेंडिचर किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें कितना जो है फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो 659 लाख टन है इसमें, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की बात है ना, ये एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें जो बेनिफिट है आपका, वो आपका फ्री राशन कार्ड के द्वारा जो वहां की जो शॉप्स होती है जहां पर राशन मिलता है फ्री में, है ना, गवर्नमेंट की होती है, आपने देखा होगा, तो उसमें क्या करेंगे कि कोई भी जो माइग्रेंट लेबर है या वर्कर है, तो वन नेशन वन जो आपका राशन कार्ड स्कीम है उसके अंतर्गत जो है वो वहां से क्या कर सकता है, वहां से उस फूड ग्रेन को क्या कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके लाभ बताए जा रहे हैं, तो इसके लाभ जो है बताया जा रहा है कि 81.35 करोड़ से अधिक लोगों को पर मंथ, पर व्यक्ति के हिसाब से, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं और चावल के साथ साथ प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो मुफ्त साबुत चना भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें जो मंथली, जो आपका रेगुलर जो मंथली एंटाइटलमेंट्स है वो किसके अंतर्गत होगा, तो हमारा वैधानिक आयाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का। अब इसमें बेनिफिशियरीज कौन होंगे, तो जो बीपीएल के नीचे के लोग हैं, है ना, जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत है उन, है ना, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर शामिल किया जाता है, उनको प्राथमिकता पर रखकर जो है उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा, वही यहाँ पर लाभार्थी है। इसके बाद आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई हाउस होल्ड है, परिवार है, उसकी जो चीफ है, उसकी जो मुखिया है वो विडो हो, या टर्मिनली जो है इल पर्सन हो, या डिसेबल्ड पर्सन हो, या फिर आपका वो क्या है, जो आपके पर्सन जिनकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो गई हो और उनके पास कोई भी एश्योर्ड मींस ना हो, आजीविका का कोई भी साधन ऐसा ना हो जो सुनिश्चित हो, तो ऐसे लोगों को कवर किया जाएगा। सिंगल वुमेन और सिंगल मैन विथ नो फैमिली और सोसाइटल सपोर्ट, इनको भी किया जाएगा। और जो प्रिमिटिव आपके ट्राइबल हाउस होल्ड है उनको भी कवर किया जाएगा। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को भी कवर किया जाएगा, मार्जिनल फार्मर्स को, रूरल जो आपके आर्टिशियंस है, क्राफ्ट्समैन है ना, जैसे पॉटर्स हो गए, टैनर्स हो गए, वीवर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, इनको जो है वहां पर कवर किया जाएगा। और जो भी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन हैं जो बिलोंग करते हैं बीपीएल फैमिली से, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है उसको देखेंगे, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन जो आपका सैटेलाइट है और जियो सिंक्रोनस जो आपका सैटेलाइट है लॉन्च व्हीकल, उसके बारे में देखेंगे। तो अभी GSLV F10 जो है /EOS-03 जो मिशन था, ठीक है, जिसको लास्ट ईयर जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था 12 अगस्त को, तो वो फेल हो गया है, ठीक है ना। तो उसका अब देखिए, अगर वो फेल हो गया है तो इससे फेल्योर से जो है एनालिसिस कर रही है कमेटी, और वो देख रही है कि क्या ऐसी गलती हो गई, क्योंकि लगातार जो है इसरो ने 16 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्चिंग की है ना, कब से, 2017 से। तो उसके बाद ये पहला ऐसा मिशन है जो आपका फेल हो गया है, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, कोई भी जो है थोड़ी बहुत जो है वहां पर त्रुटियां आ जाती हैं, है ना, ठीक है। अब मिशन जैसे कि मान लीजिए, अब ये बोला जा रहा है कि इसमें जो है ये जो सक्सेस हमारी चल रही थी उसमें ब्रेक लग गया, नॉर्मल सी चीज है। अब मिशन जो है जैसे कि गगनयान हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, तो इनको जो लॉन्च किया जाएगा GSLV Mark 3 से, Mark 1, Mark 2, Mark 3 आप देखते होंगे, तो Mark 3 जो है वो सबसे एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है, GSLV रॉकेट का। और इसको जो है यूज किया जाता है जब बहुत ज्यादा हैवियर पेलोड को ले जाना होता है, कहां पर, स्पेस में, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब अगर ये फेल हो गया ये मिशन, तो इससे थोड़ा सा चिंता का जो संदर्भ है हमारे लिए वो ये है कि जो हमारा निसार मिशन है जिसमें हमारा कोलैबोरेशन है नासा और इसरो का, तो वहां पर जो बोला जा रहा है कि उसके लिए थोड़ा चिंता का संदर्भ वहां पर देखा जा रहा है। अब हमको यहां पर क्या मिला कि भैया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है, तो हमारा यहां पर कर्तव्य ये बनता है कि जब भी ऐसे टॉपिक इवॉल्व हो तो हम उसको रिवाइज कर जाए और एक पन्ने पे वहां पर बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट्स में हम उसको लिख ले, क्योंकि साइंस टेक बिल्कुल कंटेक्चुअल पूछा जाता है, ठीक है ना। अब उसका ह्यूमैनिटेरियन जो एंगल है वहां पर आप देख सकते हैं उसका यूज क्या है, वो एनालिसिस का पार्ट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल कंटेक्चुअल होता है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नाम से ही पता चल रहा है कि इसको जो है अर्थ और जो आपके देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नाम से क्या समझ में आ रहा है कि इसको किस लिए जो है वहां पर स्थापित किया जाता होगा ऑर्बिट में। तो जो आपकी पृथ्वी है उसकी भौतिक, रासायनिक, जैविक
इस तरीके की कोई भी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इसको क्या किया जाता होगा, स्थापित किया जाता होगा, ठीक है ना। उसी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अब ये करता क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से अर्थ पर, किसके द्वारा, जो वो मेजरमेंट करेगा रेडिएशन जो आ रही है ना, सन से जो रिफ्लेक्ट हो रही है और स्कैटर्ड हो रही है, किसके द्वारा स्कैटर्ड होगी, रिफ्लेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए सन से आने वाली आपकी क्या है, रेज है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो उस पे रखी गया तो स्कैटर्ड होगी या आपके वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो उसके संदर्भ में वो क्या होती है, पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की जानकारी एकत्रित करने के लिए वो प्रतिबद्ध रहती है। नॉर्मल सी चीज है, इसको रटने वटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ये मोस्टली देखा जाए तो पोलर होते हैं। देखिए दो तरीके की कक्षाएं हो गई, एक ऐसी हो गई और एक आपकी ऐसी हो गई। पोलर मतलब पोल, जैसे आप किसमें पढ़ते हैं, ग्लोब में देखते होंगे, ठीक है। तो पोलर, पोलर का मतलब सन सिंक्रोनस। और अगर ऐसा होगा जो आपके अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड होगा, वेस्ट टू ईस्ट जो है अर्थ रोटेशन कर रही है, घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर अर्थ के संदर्भ में होगा तो उसी को बोल देंगे हम क्या, बताइए, खुद ही समझिएगा। और जो आपका पोलर होगा उसको क्या बोलेंगे, सन सिंक्रोनस बोला जाएगा। अब ये जो पोलर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है वो LEO मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में होता है। लगभग जो उसकी हाइट है वो 800 किलोमीटर होती फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके द्वारा आप देखेगा कि जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स है ना, मौसम विज्ञान से संदर्भित, तो उसको जो लॉन्च किया जाता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में किया जाता है। किस लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, सुदूर संवेदन के लिए, ठीक है। और इंडिया के पास आप देखेंगे तो लार्जेस्ट आपका कॉन्स्टलेशन है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के, जो ऑपरेशन में है अभी 18 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं जो आपके सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं, जैसे कि रिसोर्स सैट 1 का नाम सुना होगा आपने, कार्टोसैट 1 का, रिसैट जो 1 है, ओशियन सैट 2 है आपका, EOS 01 है। तो इसको एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। इंडिया के पास 4 सैटेलाइट्स है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जिनका नाम इनसैट 3D है, कल्पना है, और इनसैट 3 है, इनसैट 3DR है, एक्सेप्ट इनसैट, केवल जो इनसैट है वो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब ये जो सभी सैटेलाइट्स हैं वो प्लेस किस में है, सन सिंक्रोनस में, एक्सेप्ट कौन सा हो गया आपका, सिर्फ इनसैट, ठीक है ना, इनसैट को छोड़ के। तो ये आपकी कंटेक्चुअल जानकारी, इसको एक बार आप रीडिंग मार लेंगे। EOS 03 के बारे में बताया जा रहा है, तो भैया ये कैपेबल है आपका इमेजिंग के लिए, ठीक है ना। जो पूरी का इसकी क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरे एंटायर कंट्री का पूरे दिन में 4 से 5 बार जो है इमेजिंग करने के लिए ये आपका कैपेबल है, पहली चीज। दूसरी बात, इसको जो प्रक्षेपित किया गया GSLV रॉकेट से, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियो वर्ड लग गया मतलब पृथ्वी, और PSLV मतलब पोलर, है ना, तो वो ऑर्बिट से ही रिलेटेड है। कई बार मैंने लास्ट ईयर भी जब करंट अफेयर्स में बता रहा था आपको, तब मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि PSLV और GSLV में जो है डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, और लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होती है ना, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, हायर अर्थ ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी जो आपकी कक्षा है वो कितनी ऊंचाई पे होती है, ये सब चीजें आप लोग बताइएगा और कमेंट करके बताया करिए आप लोग, उसी से तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा गया कि GSLV रॉकेट के द्वारा इसको लिफ्टेड किया गया, और ये जो नया पेलोड है, जिस पेलोड जो करियर है उसको डेजिग्नेट किया गया है, किस लिए, कैरी करने के लिए, लार्जर पेलोड के लिए। नॉर्मल सी चीज है। रॉकेट को जो है आपका, जो उसको ऐसा सपोज किया गया, देखिए कहां पर ट्रांसफर करने के लिए, कि ये जो है इसको सैटेलाइट को कहां ले जाना था, बताइए, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में, जहां से सैटेलाइट मूव करके कहां जाएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ठीक है। और जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है वो कितनी हाइट पे होता है, तो 35,984 के लगभग होता है ये, तो 36,000 हम अप्रोक्सीमेटली देखते हैं किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जियो स्टेशनरी जो ट्रांसफर ऑर्बिट होता है ये आपका सर्कुलर होता है, कैसा, सर्कुलर होता है, लगभग जो है सर्कुलर ऑर्बिट होता है, और इसकी जो अवस्थिति है अप्रोक्सीमेटली 35,900 किलोमीटर, किसके ऊपर, क्योंकि ये जियो की बात की मैंने, तो ये इक्वेटर से लिया जाता है इसको, तो अर्थ की जो इक्वेटर है, ठीक है। और इसका जो आपका पीरियड है तो बिल्कुल सेम ड्यूरेशन और डायरेक्शन होता है एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब वेस्ट टू ईस्ट जो है वो आपकी पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है कि नहीं घूम रही है, घूम रही है। अब इसका मतलब क्या है कि ये रियल टाइम इमेजिंग कर सकती है पूरी कंट्री की। और इसका यूज कैसे किया जा सकता है, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई डिजास्टर आया,
या मीटरोलॉजिकल आपकी कोई डेटा हमको पता करना, उसके बारे में जानकारी, तो वहां पर ये आपका क्या होता है, यूजफुल होता है। जैसे फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, वाटर बॉडीज के बारे में जानकारी, एनवायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट के बारे में, क्रॉप्स है, वेजिटेशन है, फॉरेस्ट कवर है ना, एवलांचे वगैरह, उसके बारे में भी जानकारी हमको मिल जाती है इसमें से। ठीक है, अब बताइएगा जरा साइक्लोन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? मेंस के आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से दे रहा हूं मैं, बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है कि जो साइक्लोन होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो टेम्परेट है आपका, ट्रॉपिकल है, तो उसका आपका कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जियोसिंक्रोनस जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके बारे में देखेंगे। तो ये स्पेस लॉन्च व्हीकल है, बिल्कुल सीधी बात है। अब ये इसरो ने क्या किया, इसको क्यों बनाया है? लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट को। जो लॉन्च व्हीकल होता है वो सैटेलाइट को लेके जाता है, वाहन है वो आपका, ठीक है ना, अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स को भी लेके जाता है। ठीक है, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में, जिसकी आपकी ऊंचाई बताया जा रहा है 35,786 किलोमीटर अबव अर्थ इक्वेटर। नॉर्मल सी चीज है। ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जाता है किसमें? जो ऑर्बिट होता है बिल्कुल सेम डायरेक्शन में अर्थ के, जो अर्थ की स्पिनिंग से रिलेटेड है ना, और उसी के इंक्लिनेशन को भी जो है सिंक्रोनाइज करके वहां पर रखा जाता है। इसके बाद ये कैपेबल है आपका हैवियर पेलोड को ले जाने के लिए ऑर्बिट में, है ना। किसके कंपैरिजन बात कर रहे हैं? पीएसएलवी के। और ये 3 स्टेज आपका लॉन्च व्हीकल होता है। इसके बाद आईएनएस वल्सुरा की बात करेंगे तो ये बहुत ही सम्मानित, जो आपका एक तरीके से अवार्ड बोल लीजिए उसको, है ना, एक तरीके से वो सम्मानित संदर्भ है आपका कि इनको जो है प्रेसिडेंट का कॉलर जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये सारी जो हमारी ये फोर्सेस है उसमें से ये आपकी पहली ऐसी फोर्स है जिसको इस तरीके का सम्मान राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है। ठीक, तो अब इसको देखेंगे, इसके बारे में आप देख लीजिए कि क्या इसका बैकग्राउंड है, क्यों ये इतना जो है महत्वपूर्ण है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1942 में। ठीक है, ये प्रीमियर ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है इंडियन नेवी का। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये आपका किस तरीके से यूज होता है ये समझिए। तो ये हेल्प करता है इंडिया के जो आपके बाइलैटरल टाइज हैं कंट्रीज के साथ इंडियन ओशियन रीजन में, उसके सशक्तिकरण में, उसको स्ट्रेंथन करने में, उसको जो है और ज्यादा गहराई तक संबंधों को ले जाने में इसने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। ठीक है, तो जो हमारे जो मित्र नौसेनाएं हैं उनका जो पसंदीदा प्रशिक्षण गंतव्य उसके रूप में ये उभरा है। क्या? आईएनएस वल्सुरा। अब ये जो है इसमें आप देखेंगे तो ये इंटरेस्टेड है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इसने वहां पर निभाई भी है ना। जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग दिया है, ट्रेनिंग देने के लिए ऑफिसर्स को, सेलर्स को जो इंडियन नेवी से रिलेटेड है, कोस्ट गार्ड, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, है ना, उनको भी जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेपन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे संदर्भों में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसके बाद सोशल आउटरीच प्रोग्राम्स में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। किसने? आईएनएस वल्सुरा ने। ठीक है, सौराष्ट्र रीजन में, जैसे कि इसने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को इनिशिएट किया है। उसके बाद आप देखेंगे तो री एस्टैब्लिशमेंट, जैसे 2001 में जब वहां पर अर्थक्वेक आया था, कहां पर? मोडा विलेज में, तो वहां पर इन्होंने जो है वहां पर क्या किया, इन्होंने वहां पर भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। कमेंडेबल एफर्ट वहां पर बोला गया, जिसको सामुदायिक जो है सेवा के रूप में देखा गया, कम्युनिटी सर्विस। बिल्कुल ठीक है। सितंबर 2021 में जब फ्लड आया था, कहां पर? जामनगर गुजरात की बात करें तो वहां पर लगभग 400 सिटीजन्स को इसने रेस्क्यू भी किया। तो ये इसके क्या बता रहे हैं? इनकी उपलब्धि बता रहे हैं, इनकी अचीवमेंट्स बताया जा रहा है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो है उसके अंतर्गत इंडियन नेवी जो है ऐसी फर्स्ट आर्म फोर्स है जिसको इस तरीके का अवार्ड दिया गया, जिसको प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये स्पेशल यूनिट जो है सिटेशन के लिए जो है 2001 दिसंबर के लिए जो है ये ऑपरेशनल यूनिट्स के संदर्भ में भी जो है एक आरक्षित जो सम्मान था उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। गहीरमाथा समुद्र तट के बारे में बात करेंगे तो ये जो है बहुत सारे जो है आपके ओलिव रिडले टर्टल, सी टर्टल्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं नेस्ट ब्रीडिंग के लिए, अंडे देने के लिए, ब्रीडिंग के लिए आते हैं। ठीक है ना, जो उड़ीसा का आपका गंजम कोस्ट है वही एरिया है, वहां पर आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो फिर ये जो है आपका इसीलिए चर्चा में है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो ओलिव रिडले टर्टल के बारे में अगर कोई आर्टिकल आया तो हमें क्या जानने की जरूरत है कि भैया ये जो है इसका IUCN की जो डेटा लिस्ट है, रेड डेटा लिस्ट है, उसमें कहां पर इसको लिस्टेड किया गया, कहां पाया जाता है, किन ज्योग्राफिकल कंडीशन में पाया जाता है, कुछ क्या उसकी जो है स्पेसिफिक फीचर्स है, ये देखने की आवश्यकता होती है हमको। तो जो दुनिया है पूरे वर्ल्ड में आप मैप में देखेंगे जैसे, ठीक है ना, इंडिया में देख लीजिए, है ना, पूरा जो आपका IOR रीजन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विभिन्न हिस्से हैं दुनिया में उनमें जो कोस्टल रीजन है वहां पर ये पाए जाते हैं और
तटीय क्षेत्र की मिट्टी में जो है ये अंडे देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही एक साइट कहां पर हमारी गहिरमाथा वाला, उड़ीसा गंजम कोस्ट के पास, तो उसको इसीलिए गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। अब ये गहिरमाथा जो आपका टर्टल सेंचुरी, उसके बारे में देख लेते हैं। तो भैया इसको टर्टल सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया कब? 1997 में। किस गवर्नमेंट के द्वारा? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद ये आपका वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रीडिंग साइट है सी टर्टल्स का, बिल्कुल ठीक है। केंद्रपाड़ा जो उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये आपका लोकेटेड है। इसके बाद ये वर्ल्ड फेमस है ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए। ये यहाँ पर एंट्रेंस किस रिवर का? तो रिवर धमरा है आपकी। और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो और भी यहाँ पर पाई जाती, तो वाइल्ड बोर है, बियर है, बार्किंग डियर, भौंकने वाला जो आपका कुत्ता, मतलब कुत्ता जैसे होता है भौंकता है, तो वैसे ही आपका हिरन, बार्किंग डियर बोला जाता है। जब वो आवाज निकालता है तो ऐसा लगता है कि वो भौंक रहा है। आप लोग देखिएगा सर्च करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, है ना। तो बार्किंग डियर है आपका। इसके बाद लेपर्ड है आपका, जंगल है। उसके बाद फाउल है आपका, स्लॉथ बियर है, ब्लू बुल है आपका। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ओलिव रिडले टर्टल की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सी टर्टल्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं। मेजर जो नेस्टिंग साइट्स हैं आपके इंडिया में वो आपका क्या है? ऋषिकुल्या बोलते हैं इसको, ऋषिकुल्या रुकरी जो कोस्ट है आपका उड़ीसा का। उसके बाद गहिरमाथा बीच है आपका, जहां पर भितरकनिका नेशनल पार्क है। ठीक है ना, जो आपका माउथ ऑफ द देवी रिवर है, और होप आइलैंड है आपका। यहाँ पर जो मेजर साइट्स है जहां पर ये आपके आते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन की बात करें तो नॉर्मली विंटर सीजन होता है, जनवरी टू मार्च होता है, जनवरी टू मार्च होता है। और ये पाए कहां जाते हैं? तो वार्म वाटर में पाए जाते हैं आपके, है ना। पैसिफिक में भी, जो आपका अटलांटिक है, और इंडियन ओशन में भी। IUCN का स्टेटस देखेंगे, रेड डेटा लिस्ट जो होती है, तो वल्नरेबल है ड्यू टू हैबिटाट लॉस। और इसको 1972 का जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत शेड्यूल 1 में रखा गया है, और साइट्स के अंतर्गत इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। थ्रेट क्या है? तो नॉर्मल सी चीज है, पहली तो पोचिंग हो गई। दूसरा आपका जो है यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में जो आपके पाए जाने वाले जो आवारा कुत्ते हैं, जंगली जानवर हैं, तो उनके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में शिकार हो जाता है अंडों का। इसके बाद जो हम मछली पकड़ने वहां पर जाते हैं, जो आपके मछुआरे वगैरह हैं, तो वो वहां पर जाते हैं तो ट्रॉलर्स और गिल नेट्स का यूज करते हैं, तो उसके साथ ये भी जो है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैकेनाइज्ड जो बोट्स हैं जो इक्विप्ड होती है स्पीड इंजन के साथ, है ना, मतलब जितनी भी क्षमता है उससे ज्यादा, है ना, वहनीय क्षमता से ज्यादा जब स्पीड हो जाती है तो उसकी चपेट में आने के कारण भी इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। कोस्टल सॉइल इरोजन के कारण भी होता है इनकी जो मृत्यु है। तो ये थ्रेट वेट तो नॉर्मल होता है। तटीय क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए किसी तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पर उसके कारण भी तो साइड इफेक्ट पड़ेगा स्पीसीज में। और उसके बाद जो है उनके मांस, खोल, चमड़े, अंडों के लिए जो है बड़े पैमाने पर इलीगल जो है वहां पर क्या किया जाता है? उनका शिकार वगैरह किया जाता है। ठीक है ना, और व्यापार के लिए भी जो है इनको जो है मारा जाता है। आगे का जो रास्ता है वो क्या है? तो सबसे पहले ये कि टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस वहां पर लगाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गिल नेट्स को प्रोहिबिट करना चाहिए। पीरियोडिक जो है, पीरियोडिकली मतलब आवधिक संदर्भ में वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह किया जाना चाहिए ताकि जो स्मगलिंग है, पोचिंग है, उसको रोका जा सके। उसके बाद यहाँ पर जो ऑपरेशन ओलिविया था, ठीक है ना, जो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा संचालित किया जा रहा था, 1980 के दशक से इसको संचालित किया जा रहा है। तो उड़ीसा तट पर जो है घोंसले की रक्षा के लिए उसको फिर से जो है सख्ती से जो है उसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इंडियन एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो देखिए अभी 21 मार्च को जो डेटा आया है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। और भारत का जो अब निर्यात है, इंडिया का जो शिपमेंट है ना, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए उसने हिट किया है 400 बिलियन यूएस डॉलर को, जो अब तक का हाईएस्ट है। ठीक, ये तो हमारा क्या हो गया कंटेक्स्ट। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भैया 2021-22 में इंडिया का जो शिपमेंट है इस फाइनेंशियल ईयर में 400 बिलियन यूएस डॉलर को इसने टच किया, जो हाईएस्ट एवर है। नॉर्मल सी चीज है। अब ये बोला जा रहा है कि जब तक ये वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं होगा तब तक 10 अरब डॉलर मूल्य का अतिरिक्त सामान बाहर भेजे जाने की क्या है? उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है, एजम्पशन है ये। ठीक है, तो ये क्या है? इसने क्या ट्रांसलेट किया है ग्रोथ को? तो बोला जा रहा है 41% की ग्रोथ अवेल किया है इस सेक्टर में इंडिया ने, जबकि हमारे यहाँ पैंडेमिक थी। ठीक है ना, तो पैंडेमिक जो हमारा ईयर था उसके बाद भी। ठीक है, तो ये इंडिया का फास्टेस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है। कब से? 2009-10 से लगभग अभी कंपैरिजन करके बता रहे हैं। तो एक दशक में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है आपका 2009-10 के डेटा से अभी तक जो है सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ रेट देखी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कई सारे हर्डल्स भी थे तो भी जो है ये निर्यात लक्ष्य को हासिल किया है भारत ने। तो जैसे महामारी हुई, शिपिंग कंटेनरों की जो है कमी हो गई क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस हो गया, उसके बाद बढ़ती जो माल ढुलाई है, क्यों?
क्योंकि वहां पर जो है क्रूड ऑयल वगैरह की प्राइस बढ़ रहा है, फ्यूल का जो है आपका प्राइस बढ़ रहा है, तो माल ढुलाई की जो दर है उसमें भी जो है बढ़ोतरी देखी गई। तो उससे जो है सप्लाई भी वहां पर क्या हुआ, सप्लाई कंस्ट्रेंट भी देखा गया, आपूर्ति भी बाधित हुई। तो इतनी सारी समस्याओं के बाद भी हमारा भारत देश इतनी ज्यादा निर्यात के क्षेत्र में वृद्धि उनने हासिल की। लेकिन अभी क्रक्स बाकी है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जो है हमारे यहाँ फिर बढ़ गया है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा है। तो भारत का आयात रिकॉर्ड भी इस स्तर तक बढ़ गया है। जैसे 2020-21 में 393.6 बिलियन डॉलर के आयात के आंकड़े से लगभग 200 बिलियन डॉलर अधिक हो सकता है, ठीक है ना, इंपोर्ट। ठीक, इसके बाद जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ा है भैया, अराउंड 190 बिलियन है, जबकि आप देखेंगे कि जो पैंडेमिक ईयर में कितना था, 102 बिलियन डॉलर था, तो वो बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब रीजन क्या है इस सक्सेस का वो बताया जा रहा है। तो सीधी बात है कि जो वर्ल्ड में जो डिमांड थी, जैसे आप मान लीजिए कि यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है, तो जैसे फूड ग्रेन्स स्पेशली फॉर व्हीट हो गया, आपका मेज हो गया, तो इन सब जो आपके खाद्यान्न है, इनके निर्यात में एक गैप, एक जो है वो अंतराल वहां पर क्या हुआ, जनित हुआ, तो उसको फुलफिल कर सकता है इंडिया। उसके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज, पूरा जो वर्ल्ड है वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है, तो जो वैश्विक खरीद प्राथमिकताएं हैं वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। तो उस गैप को फुलफिल कर रहा है भारत, और उसको अवसर के रूप में वो भुना भी सकता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ अपना जो ट्रेड वॉर है उसके कारण वहां पर उसकी डिपेंडेंसी कम हुई, तो अब वो व्यापार संबंधों को गहरा करने की कोशिश किया उसने भारत के साथ, और अब तक वहां निर्यात में हमारी 94% की ग्रोथ हुई है। ऐसे ही जो यूएसए है वहां पर आप देखेंगे शिपमेंट, तो हमारा जो है वहां पर भी ग्रोथ 47% ऊपर जा चुका है। अब आगे की चुनौतियां क्या है, तो सीधी बात है कि देखिए यूक्रेन संकट हुआ तो गेहूं मक्का जैसे जो भारतीय कृषि उत्पाद है उनके लिए तो अवसर है, लेकिन जो भारतीय पेट्रोलियम और जो खाद्य एडिबल जो ऑयल है उसके आयात व्यय में भी तो वृद्धि हो रही है। तो इन दोनों को बैलेंस किया जा सकता है अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना, और स्ट्रैटेजिक रिजर्व वगैरह भी बनाए हम हमारे यहाँ, तो ज्यादा फ्लक्चुएशन आए तो हम परेशान ना हो। उसके बाद भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% जो ऑयल है वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसकी आर्थिक सुधार की गति बढ़ने पर इसकी मांग और बढ़ने की संभावना, ये सब चुनौतियां हैं। इसके बाद विकसित देशों में अब आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस प्रेशर देखा जा रहा है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में, तो वहां पर टाइट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, और इजी पॉलिसी का मतलब जो इंटरेस्ट रेट या जिसको पॉलिसी रेट बोलते हैं उसको कम किया जाता है, टाइट मतलब उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जैसे फेड ने अभी, अमेरिकन फेड रिजर्व ने अपने यहां पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया, लेकिन हमारे यहां नहीं बढ़ा क्योंकि चुनाव था, ठीक है ना। तो यहां पर सोचने की जरूरत है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलिस्ट अप्रोच थी इसलिए वो नहीं बढ़ा है। इसको अपने वैयक्तिक संदर्भ से जोड़कर मत देखिएगा, इसको थोड़ा रैशनली देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमारे यहाँ अगर रुपए पे दबाव बढ़ रहा है तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आम व्यक्ति के लिए चीजें खरीदना महंगा हो जाएगा ना। नॉर्मल सी चीज समझिए, पेट्रोल जो है जब तक 80 रुपए था हमारे यहाँ बिक रहा था, 80 रुपए 75 रुपए, तो पेट्रोल सस्ता था, 40 रुपए 50 रुपए मिलता था गवर्नमेंट को, वहां पर बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे। अब जब महंगा हुआ तो तुरंत गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया। अब अगर पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, तो उसका फर्क सिर्फ पेट्रोल डीजल से नहीं, घूमने बस के लिए यूज नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन सारे प्रोडक्ट्स के, जो आपके फूड ग्रेन्स है, चाहे सब्जी है, सारी चीजों को कहां से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मेजर जो हमारे यहाँ डायमेंशन है वो रोड है परिवहन के लिए, तो सारी चीजें महंगी हो गई। आप नॉर्मल सी चीज देखिए, कोविड के पहले क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है। अगर व्यक्ति की जो आय है वो नहीं बढ़ी लेकिन व्यय उसका बढ़ गया, तो क्या होगा, उसका जो जीवन स्तर होगा वो सुधरेगा कि खराब होगा, खराब होगा, है ना। अब उसके पास अगर सेविंग नहीं होगी तो वो अच्छा जीवन नहीं जिएगा, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, अपने बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाएगा, तो वो बच्चा भी तो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स का आपका साइकिल है उस पर ऋणात्मक प्रभाव डालेगा। तो कहां से बनेगी सामाजिक पूंजी, कहां से बनेगी राष्ट्रीय पूंजी, ये सब क्वेश्चंस यहीं से रेज होते हैं। तो ये सब आप देख लीजिएगा। आगे का रास्ता देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है, मतलब वे फॉरवर्ड क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर टाइमली एक्शन की जरूरत है सबसे पहले पॉलिसी फ्रंट पे, जहां पर हम जो है अगर कितना भी हाई शिपिंग रेट्स है, कंटेनर्स की शॉर्टेज है ना, तो यहाँ पर जो है हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को क्या करें, मोबिलाइज करें, उसको बैलेंस करके
हम इसको एड्रेस करें इस समस्या को। दूसरा, जैसे यूके है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो हम बार बार बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, है ना, तो वहां पर वार्ता चल रही, तो उनको जो है मूर्त रूप देने की अब आवश्यकता है। उसके बाद जैसे जो हमारी निर्यात के संदर्भ में जो आपकी निर्यात उत्पाद योजना है, तो उसमें टैरिफ्स है, जो आपके, है ना, जो आपके टैक्सेस है, तो उसमें छूट दिया जाए, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो चाइना ने पहले ही मोबिलाइज कर लिया, हमें भी करने की आवश्यकता है ना, जो आपके स्पेसिफिक इकोनॉमिक सेक्टर है जैसे फार्मा, स्टील, रसायन, इन सबको भी जो है उसमें शामिल किया जाए, और विदेशी बाजार में, फॉरेन मार्केट में इन प्रोडक्ट्स को भी निर्यात किया जाए और उसमें निर्यात में वृद्धि की जाए, है ना। ये सब जो है आगे का क्या है, सुझाव है, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। तीसरा ये कि फर्स्ट कमीशन है जो आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 जनवरी 1992 को। कौन सा? पहला महिला आयोग की बात कर रहे हैं। तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट जो स्टेटमेंट है कि इसने लॉन्च किया था लीगल सर्विस क्लिनिक इन कोलैबोरेशन विद दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जो यहां पर सारे के सारे स्टेटमेंट चारों हैं वो बिल्कुल ठीक है और सही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एमसीक्यू में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है आपका साइंस का। तो सबसे पहला ये कि इसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है आपका, जो कि आपका पाया जाता है किसमें, मोस्टली जो है मोस्ट, जिसको बोला जाता है यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, गलत पूछा जा रहा है यहां पर, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है आपका। तीसरा ये कि ये पाए जाते हैं आपका इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड एसेंशियली फंक्शन एज द सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है आपका। लास्ट जो स्टेटमेंट है उसमें बताया जा रहा है कि जो आपका बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना, उसमें इन्वॉल्व होता है आपका सेल्यूलर जो आपका रेस्पिरेशन है ना, वो जो है वहां पर क्या होता है, संचालित होता है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब वो जो प्रक्रिया है ना, जैव रासायनिक जो प्रतिक्रियाएं हैं जो कोशिकाएं श्वसन के अंतर्गत शामिल होती है, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये पूछ रहे हैं कि गलत विकल्प बता दीजिए, तो भैया कोई भी गलत विकल्प नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा था। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।